हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। मैं हूं प्रियंका उपाध्याय और आप सभी लोगों का स्वागत है आज की क्लास में, जहां पर हम लोग आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करेंगे और कल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं उसका एक क्विक रिविजन किया जाएगा 5 क्वेश्चंस का। ठीक है। सो अनअकैडमी जैसा आप सभी लोग जानते होंगे, जहाँ पर कई सारे कोर्सेज की जो लेसन्स हैं, जो फ्री क्लासेस हैं, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस हैं, वो प्रोवाइड की जाती हैं। सो मैं भी आप लोगों के लिए अनअकैडमी पर कुछ क्लासेस लेकर आई हूँ फॉर एमपीपीएससी। एमपीपीएससी मेंस का जो पार्ट है जीएस पेपर 3 एंड पेपर 4 का, उससे रिलेटेड कुछ कोर्सेज मेरे अभी चल रहे हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर आप उनको फॉलो कर सकते हैं और डेली बेसिस पे हमारी ये क्लासेस रहती हैं जो कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है। अनअकैडमी का जो प्लस प्लेटफॉर्म है उस पर मेरे ये 3 कोर्सेज चल रहे हैं, जहाँ पर हम लोग जीएस पेपर 2 है ना, एमपीपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 का जो पार्ट है, जिसमें जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स, प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसका पूरा एक प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है और इसका टाइमिंग रहता है डेली 4:30 बजे। ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज और वोकेबलरी का एक कोर्स मैंने बनाया हुआ है सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो कि व्यापम की तैयारी कर रहे हैं। व्यापम के अंडर अगर हम बात करें तो लेबर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, दूसरे रिलेटेड जितने भी व्यापम रिलेटेड एग्जाम्स हैं, सभी के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो वो ये एक बेसिक कोर्स मैंने डेवलप किया है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। ग्रामर वाला पोर्शन इसमें कवर्ड रहेगा। तो इसकी क्लासेस रहती है दिन में 3 बजे, 3 से 4 बजे तक इसकी क्लास रहती है, जिसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और कल हमारी तीसरी क्लास रहेगी। ठीक। जीएस पेपर 3 का ये एक कोर्स है जो कि बनाया हुआ है 2019 और 20 सिलेबस को मिलाकर। ठीक है। दोनों सिलेबस का अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे टॉपिक्स कॉमन हैं, कुछ नए टॉपिक्स भी हैं जो कि अभी ऐड किए हुए हैं नए सिलेबस में। तो उन दोनों सिलेबस का पूरा कवरेज मैंने इस कोर्स में किया हुआ है, जहाँ पर बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हुए एमसीक्यूज और जो मतलब आंसर राइटिंग वाला पार्ट है, जो भी क्वेश्चंस आपके आते हैं या आए हुए हैं पिछले क्वेश्चंस में, वो पूरा मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इस पूरे कोर्स में उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो इसका जो टाइमिंग है वो रहता है सुबह 11 बजे। 1.5 घंटे की क्लास होती है सभी क्लासेस। तो प्लस पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब प्लस जब आप ज्वाइन करोगे तो उसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। जैसे ही आप कोर्स को एनरोल करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको गेट सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन आता है। आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। ठीक है। उस पेज पे अगर जैसे मान लीजिए आपको 1 मंथ का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, जितना भी ड्यूरेशन का आप चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। और वहाँ पर उस पर फीस रहती है, हर एक ड्यूरेशन की अलग अलग फीस रहेगी। से 12 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहाँ पर 7,000 रुपये की फीस रहती है, जिसपे कि डिस्काउंट फैसिलिटी भी अवेलेबल रहता है। ठीक है। वहाँ पर आपको एक रेफरल कोड का यूज़ करना पड़ेगा, upadhyay.priyanka9। ये मेरा रेफरल कोड है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और उस पर इंस्टेंट 10% का आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। सो कोई भी आप सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो उसमें सभी में 10% का जो बेनिफिट है वो आपको मिल सकता है। ठीक है। सो दिस इज द कोड जो आपको यूज करना है, upadhyay.priyanka9। ठीक। चलिए। सो यूट्यूब के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यूट्यूब में भी डेली बेसिस पे मेरी 8 बजे क्लासेस रहती हैं, जहाँ पर मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स का अपडेशन देती हूँ। डेली बेसिस पे हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश की एक लोकेशन के बारे में बात की जाती है और जो पिछले दिन के करंट अफेयर्स हैं उसका एक क्विक रिविजन किया जाता है। ठीक है। तो आज भी हमारा एजेंडा वही रहेगा, जहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन से। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में उच्च संक्रमण ग्रस्त क्षेत्रों के रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन के लिए पराबैंगनी यानी कि यूवी कीटाणु शोधन टावर यूवी ब्लास्टर विकसित किया है। ठीक है। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अभी एक अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन नाम है जिसका यूवी ब्लास्टर, वो अभी यहाँ पर विकसित किया हुआ है, उसको अभी लॉन्च किया है कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचने के लिए। ठीक है। तो क्या डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, या फिर एडवांस्ड मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा DRDO। ठीक है। DRDO ने अभी एक यूवी ब्लास्टर नाम का एक यूवी जो डिसइंफेक्शन है वो डिवाइस यहाँ पर अभी बनाया हुआ है, जिससे कि
जो भी इन्फेक्शंस हैं या कोई भी अगर कोविड रिलेटेड इन्फेक्शन है तो उसको यहाँ पर जो है ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, चलेगा। जैसे मैंने आपको बताया DRDO के द्वारा इसको डिजाइन किया हुआ है और इस इक्विपमेंट का नाम है यूवी ब्लास्टर। ठीक है, इसको डिजाइन किया गया है लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के द्वारा, जो कि दिल्ली की बेस्ड एक लेबोरेटरी है। DRDO के ही अंडर ये आती है लेबोरेटरी, जिन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जो मेसर्स न्यू एज इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो मटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड हैं, जो कि गुरुग्राम के यूनिट्स हैं, इन सभी यूनिट्स ने मिलकर ये यूवी ब्लास्टर अभी बनाया हुआ है कोविड इन्फेक्शन से बचने के लिए। ठीक है, यहाँ पर जितने भी हमारे सरफेस एरियाज होते हैं, जैसे हमें पता है कि कोविड इन्फेक्शन वाला कोई व्यक्ति है, अगर वो किसी सरफेस को टच करेगा तो वहां पर वो इन्फेक्शन या जो वायरसेस हैं वो सस्टेन कर जाते हैं। ठीक है, तो अब उन वायरसेस को वहां से हटाने के लिए इस यूवी ब्लास्टर का यूज किया जाएगा। जैसे अगर कोई कंप्यूटर है, कोई गैजेट है, कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना, तो ये सारों पर क्या किया जा सकता है, यहाँ पर हम मतलब सैनिटाइजर्स का या किसी भी लिक्विड कंपोनेंट का यूज नहीं कर सकते इन्फेक्शन को मारने के लिए, या फिर कोई केमिकल मेथड का यूसेज नहीं किया जा सकता है ना। तो यहाँ पर इस यूवी मोड के थ्रू, ठीक है, ये सारा जो इन्फेक्शन है, जो वायरसेस हैं, कोविड रिलेटेड जो वायरसेस हैं, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकेगा। और इवन बड़े एरियाज में, जैसे अगर हम लोग मॉल्स की बात करते हैं, मेट्रो ट्रेन की बात करते हैं, होटल्स, फैक्ट्रीज, इन सभी जगह को डिसइंफेक्ट करने के लिए ये यूवी ब्लास्टर का यूसेज जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, ये अभी डिजाइन किया गया है DRDO के द्वारा। ठीक, DRDO के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी है, जिसका पूरा जो डेडिकेशन है वो मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रहता है। इसका हेडक्वार्टर्स है दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए इस वर्ष का पहला आर्कटिका M उपग्रह लॉन्च करेगा? ठीक है, ये जो लिस्ट दी है मैंने कंट्रीज की, उसमें से हमें बताना है कि कौन सी कंट्री है जो कि अपना एक पहला सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम है आर्कटिका M। और इस सैटेलाइट का मेन फंक्शन रहेगा कि आर्कटिक जो जोन है ना, उसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस किस तरीके की हैं उसको जज करना। ठीक, यहाँ पर सही आंसर है हमारा रशिया। ठीक है, रशिया जो कंट्री है वो अपना पहला यहाँ पर सैटेलाइट अभी लॉन्च करेंगे टू चेक द क्लाइमेट ऑन दी आर्कटिक। ठीक है, यहाँ पर व्लादिमीर काल्मिकोव जो जनरल डायरेक्टर हैं एरोस्पेस कंपनी के, जो कि रशिया में है, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि जो सबसे पहला सैटेलाइट जो कि आर्कटिक क्लाइमेट को यहाँ पर अभी पूरा एक्सप्लोर करेगा, उसका नाम है आर्कटिका M। ठीक है, तो ये एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो कि पूरा क्लाइमेट और जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं इस साल में, वो पूरा यहाँ पर उसका जजमेंट करके हमें उसकी इंफॉर्मेशन प्रदान करेगा। या रादर रशिया में ये इसको अभी जो लॉन्च है वो किया गया है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल्स की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि अर्थ का जो पोलर रीजन्स है, जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं पृथ्वी के, ठीक है, उसमें मौसम संबंधी डेटा को एकत्रित करेगा ये सैटेलाइट। ठीक, द डेटा विल हेल्प इम्प्रूव द वेदर फोरकास्ट। ठीक है, जो वेदर रिलेटेड फोरकास्टिंग है ना, या जो भी टेम्परेचर रिलेटेड या क्लाइमेटिक रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर इस सैटेलाइट के थ्रू मिल पाएगी, जो कि साइंटिस्ट को ये मदद करेगी ये पता करने में कि भाई आगे चल के या कुछ समय में क्लाइमेट या मौसम किस तरीके का रहेगा। उसके अकॉर्डिंग जितनी भी स्ट्रैटेजीज डेवलप की जानी है रिलेटेड टू प्रेजर्वेशन, रिलेटेड टू कंजर्वेशन, वो सारी चीजें यहाँ पर फॉलो की जा सकेगी विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये अभी लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? इट इज बाय रशिया। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है कि अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है कि वायरस का संक्रमण सुअर के मांस, लार, खून और टिश्यू से फैलता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि 3 मई 2020 तक 7 जिलों में 306 गांवों में 2500 सुअर मारे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा आंसर है दोनों। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट दोनों हमारे बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अभी कोविड चल ही रहा है और उसी के बीच में ये एक अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जो है अभी हिट किया है कंट्री को, जहां पर जो पहला केस है इसका वो देखा गया था असम में। ठीक है, तो 3 मई 2020 को यहाँ पर देखा गया था कि जो 2500 सुअर हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर रिपोर्ट किया गया था कि दे आर डेड। करीब 306 जो विलेजेस हैं वहां पर ये पूरा डेटा वहां से पिकअप किया गया था कि इतने नंबर ऑफ पिग्स जो है वो अभी मारे गए हैं, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन या जो ये फ्लू है
ये सुअर से ही फैल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर जो सुअर का मांस, लार, खून और जो टिश्यू है उससे ये जो फ्लू है या जो ये इन्फेक्शन है ये वो फैलता है। ठीक है, आसाम के जो मिनिस्टर हैं, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर हैं, मतलब जो पशुपालन मंत्री हैं वहाँ के, अतुल बोरा जी, उनका ये कहना है कि इस संक्रामक बीमारी को फैलने से रोकने के लिए दूसरा तरीका उनको ढूंढना है और एवं राज्य के जितने भी सुअर हैं उनकी आवाजाही रोकने के लिए कदम वो उठाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर अभी लास्ट ईयर में ये चालू हुआ था चाइना में। ठीक है, जैसे अभी हमने कोविड की भी बात की थी तो यही सस्पेक्शन है कि कोविड की भी शुरुआत चाइना से ही हुई है और स्वाइन फ्लू, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की भी जो शुरुआत है वो चाइना से ही हुई है। शीजंग, ठीक है, शीजंग एक आपका एरिया है चाइना में जो कि अरुणाचल प्रदेश स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो वहां पर ऐसा पता चल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश से वो असम तक भी ट्रांसफर हो चुका है और असम में पहला केस इसका देखा गया है, दैट इज ऑफ द अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। ठीक है, तो ये अगर हम इसकी थोड़ी सी डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये इस वायरस फैमिली से बिलोंग करता है जिसका नाम है अस्पर विरिडे। ठीक है, अस्पर विरिडे फैमिली जो है वायरस की, वहां से ये डेवलप हुआ है और इसके जो सिम्टम्स होते हैं ये एक तरीके का हैमरेज फीवर रहता है जो कि विच इज विथ हाई मोर्टेलिटी रेट्स इन द डोमेस्टिक पिग्स। सम आइसोलेट्स कैन कॉज डेथ ऑफ एनिमल्स एज क्विकली एज अ वीक आफ्टर इन्फेक्शन। मतलब क्या हो गया कि ये जो वायरस है ये घरेलू सुअरों में उच्च मृत्यु दर के साथ एक रक्त स्त्रावी बुखार का कारण बनता है और कुछ आइसोलेट संक्रमण के बाद में एक हफ्ते में जानवरों की ये मौत का कारण बन सकता है। ठीक है, तो अगेन दिस इज अ फेटल डिजीज विच इज अफ्रीकन स्वाइन फ्लू और इसका जो ओरिजिनेशन है वो कहाँ से है, चाइना से, और जो पहला केस इसका देखा गया है दैट इज इन असम। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने समुद्र सेतु अभियान यहाँ पर चालू किया हुआ है? भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल या फिर भारतीय सशस्त्र बल? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा इंडियन नेवी। भारतीय जो नौसेना है उन्होंने ये समुद्र सेतु जो ऑपरेशन है उसको अभी चालू किया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है समुद्र सेतु का? अगर मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन बताऊं तो इट इज कॉल्ड सी ब्रिज, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि फॉरेन कंट्रीज में जितने भी हमारे इंडियंस अभी फंसे हुए हैं या कोविड के चलते वो नहीं आ पा रहे हैं तो उनको लॉट बाय लॉट यहाँ पर मूव करना, इंडिया में उनको लेकर आना, ये एक ऑपरेशन उनके द्वारा चालू किया गया है विच इज बाय इंडियन नेवी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंडियन नेवी शिप्स हैं जिनका नाम है जलश्वा और मगर, ठीक है, तो इनको यहाँ पर यूज किया जाएगा और इनकी मदद से जो ऑपरेशन है वो अभी अकम्प्लिश किया जाएगा 8 मई से। ठीक है, कि भाई जितने भी हमारे फॉरेन कंट्रीज हैं, स्पेशली अभी माले से, है ना, जो आपका रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स है, वहां से जितने भी इंडियंस हैं या जो भी भारतीय हैं उनको वहां से लाने की जो कोशिश है वो की जाएगी। ठीक है, तो जो पहला फेज रहेगा यहाँ पर इस ऑपरेशन का, वहां पर 1000 लोगों को ट्रैवल करने का प्रोविजन है। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज सारी यहाँ पर रहेगी लोगों के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग जो फॉलो किया जाना चाहिए वो यहाँ पर फॉलो किया जाएगा और वहां से उनको ट्रैवल करके कोची में डिपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, कोची में यहाँ पर आने के बाद में जो वहाँ के स्टेट अथॉरिटीज हैं वो पूरा उनका चेकअप करेंगे, प्रॉपर उनका अकोमोडेशन और उनके रहने करने की व्यवस्था सारी कुछ चीजें देखेंगे एंड टाइमली या सिस्टमैटिक तरीके से फिर जो भी उनका होम लोकेशन है वहां पर उनको भेजा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, इनके साथ साथ में और भी कुछ एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की जो मिलकर इस पूरे ऑपरेशन के लिए काम कर रही हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये ऑपरेशन किसके लिए है? फॉरेनर्स को या रादर फॉरेन कंट्रीज में जो इंडियंस फंसे हुए हैं उनको वापस से अपने देश में लाने के लिए। ठीक, इंडियन नेवी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक नौसेना शाखा है, ठीक है, ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम कमांडर कहलाते हैं इंडियन नेवी के। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1612 में। जो नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। नौसेना दिवस यानी कि नेवी डे ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को और जिस आदर्श वाक्य यानी कि मोटो के साथ में ये काम करते हैं उसका नाम वो वाक्य है शम नो वरुण, जिसका मतलब होता है कि जल के स्वामी हमारे लिए शुभ हो। ठीक है, तो इस मोटो के साथ में, इस आदर्श वाक्य के साथ में इंडियन नेवी काम करती है। 5वां क्वेश्चन है कि NGMA के संग्रह से एक आभासी प्रोग्राम है जिसे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने तालाबंदी के दौरान प्रदर्शनी की पहुंच को दिखाने के लिए प्रस्तुत किया है। तो वर्तमान सप्ताह का विषय क्या है यानी कि थीम क्या है? ठीक है,
तो NGMA के संग्रह से, है ना, ये एक वर्चुअल प्रोग्राम है जो कि अभी प्रेजेंट किया जा रहा है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा, जो कि न्यू दिल्ली में है। तो उनका वीकली बेसिस पे नया नया थीम जो है वो डेवलप होता रहता है। ठीक है, तो अभी जो इस हफ्ते का उनका थीम है वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी पर। ठीक है, इनके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो कि न्यू दिल्ली में है, उन्होंने एक वर्चुअल प्रोग्राम यहाँ पर चालू किया है जिसका नाम है NGMA के संग्रह से। ठीक है, NGMA मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है वो, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। ठीक है, तो ये एक वर्चुअल प्रोग्राम है। वर्चुअल प्रोग्राम मतलब एक ऑनलाइन बेस्ड प्रोग्राम है जहाँ पर जो लोग लॉकडाउन के दौरान अपने घर में हैं तो वो घर बैठे ही जो काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट आर्ट्स हैं या एग्जीबिशंस हैं या ऑनलाइन एग्जीबिशंस हैं वो उसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो डेली या रादर वीकली बेसिस पे इनका जो थीम है वो चेंज होता रहता है और अभी जो थीम रहेगा इस हफ्ते का वो बेस्ड है रविंद्रनाथ टैगोर जी पर। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 7 मई को, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो 159th बर्थ एनिवर्सरी है उसको ध्यान में रखते हुए इन पर ये थीम डिजाइन किया हुआ है। और इस वर्चुअल प्रोग्राम से क्या होता है, जितने भी वर्चुअल प्रोग्राम्स इस गैलरी के द्वारा अभी फ्लोट किए जा रहे हैं तो वहाँ पर जो भी लोग जो पेंटिंग से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं या जो काफ़ी फेमस आर्टिस्ट हैं, है ना, जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उन लोगों को उन सारी पेंटिंग्स का मतलब प्रेजेंटेशन करना, उनको बताना, सारे जो आर्ट वर्क है ना, जो अलग अलग आर्टिस्ट के वर्क्स हैं, उनकी जो मतलब जो भी उनका परफॉर्मेंस रहा है या जो प्रेजेंटेशन है वो ऑनलाइन मोड पे ये सारे लोगों को बता सके। इस वजह से ये प्रोग्राम अभी जो है वो चालू किया गया है ना, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कोई भी बाहर नहीं जा सकता, कोई भी आर्ट गैलरी नहीं जा सकता, कोई भी किसी भी जगह पर नहीं जा सकता है, तो घर बैठे ही वो आर्ट गैलरी का मजा ले सकें, उस चीज को एंजॉय कर सकें। इस वजह से ये चीज अभी यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो चालू यहाँ पर किया गया है। ठीक है, सो यहाँ पर ये जितने भी एग्जीबिशंस रहेंगे ऑनलाइन ये अवेलेबल रहेंगे NGMA की वेबसाइट पे और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इनको गुरुदेव जी के नाम से भी जाना जाता है। 1861 में इनका जो जन्म है वो हुआ था कोलकाता में। ठीक है, एक बहुत ही फेमस कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, नाटककार, संगीतकार और चित्रकार थे ये। ठीक है, विश्व विख्यात महाकाव्य गीतांजलि की रचना के लिए उन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित जो है वो किया गया था। ठीक है, चलिए अगर इनकी और हम लोग डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये एकमात्र कवि है जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी है। भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन वो तो है ही, उसके अलावा जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है दैट इज आमार सोनार बांग्ला, वो गुरुदेव की रचनाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी काफी सारी जो फेमस रचनाएं हैं जैसे गीतांजलि, गीताली, गीतिमाल्या, कथा ओ कहानी, शिशु, शिशु भोलानाथ, कणिका, ये इनके कुछ फेमस लिटरेचर्स हैं जो कि लिखे गए थे इनके द्वारा। ठीक है, सो ऑल टुगेदर अगर हम लोग बात करेंगे तो करीब 2230 सॉन्ग्स का कॉम्पोजिशन इन्होंने किया हुआ है, इतने सारे गीतों की रचना इन्होंने की हुई है। और कोलकाता में ही 1941 में इनका जो निधन है वो हो गया था। ठीक है, तो इनका बर्थ और निधन दोनों कोलकाता में ही हुआ है। ठीक, चलिए, सो ही इज रविंद्रनाथ टैगोर जिनके बारे में अभी हमने बात की। 6th क्वेश्चन है हमारा कि अजय कुमार त्रिपाठी का हाल ही में निधन हो गया है, वह एक क्या थे? ठीक है, क्या वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, डॉक्टर, न्यायिक सदस्य या फिर चित्रकार? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा न्यायिक सदस्य थे अजय कुमार त्रिपाठी जी। ठीक है, तो 2 मई 2020 को जो हमारे न्यायिक सदस्य हैं भारत के लोकपाल न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी जी का निधन हुआ है। 62 ईयर्स के थे ये, जहाँ पर एम्स जो न्यू दिल्ली में है वहां पर कोरोना वायरस के चलते इनका निधन हो गया है। ठीक है, 1957 में इनका बर्थ था और 2020 में इनका निधन हुआ है। तो इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया हुआ था इकोनॉमिक्स में। ठीक है, और लॉ की इन्होंने पढ़ाई की हुई है फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, लॉ का इन्होंने जो प्रैक्टिस है वो चालू किया हुआ था पटना हाई कोर्ट में और उसके बाद में इनको एडिशनल जज बना दिया गया था पटना हाई कोर्ट में ही 2006 में, और एज ए परमानेंट जज इन्होंने यहाँ पर शपथ ली थी 2007 में। ठीक है, सो ये इनका पूरा वर्क बैकग्राउंड और जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके बारे में हमने बात की। चीफ जस्टिस ये बने थे छत्तीसगढ़ के 2018 में और 2019 में जस्टिस त्रिपाठी ने जो शपथ है वो ली थी एज द जुडिशियल मेंबर ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया। ठीक है,
सो हम कह सकते हैं कि वो भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के 4 न्यायिक सदस्यों में से एक थे। ठीक है, तो काफ़ी उन्होंने अपना एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन या काफ़ी अपने जो अभिनव विचार हैं, जो नए उनके आइडियाज़ हैं, उसके थ्रू उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है भारत के लोकपाल संस्थान में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका यहाँ पर दिखाई है। ठीक है, सो ही वॉज मिस्टर त्रिपाठी, जिनका अभी निधन हुआ है। 7th क्वेश्चन है हमारा कि सरस संग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला हमारा स्टेटमेंट है कि श्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी ई मार्केट प्लस पोर्टल पर सरस कलेक्शन लॉन्च किया है। सेकंड हमारा स्टेटमेंट है कि यह सरकार ई मार्केट प्लेस और दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक अनूठी पहल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 है वो सही होगा कि ये जो सरस कलेक्शन है, ठीक है, ये एक इनिशिएटिव है बाय ऑल दीज यूनिट्स, GEM, ठीक है, दैट इज योर सरकार ई गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, और आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। ठीक है, अब इसकी जो लॉन्चिंग है वो की गई थी किसके द्वारा? नरेंद्र सिंह जी तोमर के द्वारा, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर है रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज और एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के। ठीक है, तो उन्होंने ये लॉन्चिंग किया था सरस कलेक्शन का। और अगेन जो इनिशिएटिव के बारे में मैंने बात की है ना, तो सरस संग्रह जो है सरकार ई मार्केट प्लेस, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक ये अनूठी पहल है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या काम किया जाएगा, या जो ग्रामीण स्व सहायता समूह द्वारा बनाए गए जितने भी डेली प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी डेली यूटिलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका यहाँ पर जो सप्लाई है वो किया जाएगा इनके द्वारा। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा विथ मार्केट एक्सेस टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जितने भी उत्पाद यहाँ पर है उसको प्रदर्शित करता है और इसका उद्देश्य जो है वो केंद्र और राज्य सरकार के खरीदारों के लिए बाजार पहुंच के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रदान करना है। ठीक, इस इनिशिएटिव के अंदर जितने भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, मतलब जो अपने डोमेस्टिक लेवल पे जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स का, उनके जितने भी सेलर्स रहेंगे वो अपनी प्रोडक्ट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए मेरा कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मैं अपने साथ साथ में कुछ और लोगों के साथ में मिलकर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ प्रोडक्ट्स का, तो उसके बेसिस पे मैं यहाँ पर 5 सेगमेंट रहेंगे मेरे पास में, जो कि रहेगा हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल, ऑफिस एक्सेसरीज, ग्रोसरी और पैंट्री। ठीक है, पर्सनल केयर एंड हाइजीन, ये अलग अलग सेगमेंट्स हैं जहाँ पर अगर मैंने कुछ मैन्युफैक्चर किया है तो उसको मैं उस सेगमेंट में डाल सकती हूँ और एक ऑनलाइन मोड पे इसकी जो बिक्री है वो की जा सकती है। तो यहाँ पर जो इसका पहला चरण था, वहाँ पर 913 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं 11 स्टेट्स को कवर करते हुए उन्होंने यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर किया था और अपने करीब से करीब 440 प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऑनबोर्ड किए थे बेचने के लिए या फिर सेल करने के लिए। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश प्रशासन के अतिरिक्त सचिव के रूप में स्थानांतरित किया गया है? शशांक मिश्रा, आशीष सिंह, गौरव पांडे या इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शशांक मिश्रा जी को। ठीक है, तो अभी जो कोविड-19 वायरस है उससे लड़ने में काफी इनका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा नहीं रहा है और इसी बीच जो मध्य प्रदेश सरकार है उन्होंने वरिष्ठ IAS अधिकारी और जो उज्जैन के कलेक्टर रहे हैं शशांक मिश्रा, उनको बाहर कर दिया है। ठीक है, इसके बाद मिश्रा शहर में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को क्योंकि रोकने में वो विफल रहे थे, ही वॉज नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, और इन्हीं के सुपरविजन में जो कोविड केसेस हैं वो 173 बढ़ गए थे उज्जैन में एंड 35 जो मौतें हैं वो हो गई थी। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए उनको वहां से हटा दिया गया और इसी बीच जो इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर हैं, ठीक है, हु इज आशीष सिंह, उनको वहां पर अभी ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर आशीष सिंह जी की जगह पर जो आएंगे उनका नाम है प्रतिभा पाल, जो कि श्योपुर की कलेक्टर है। ठीक है, शी इज फ्रॉम 2012 बैच IAS ऑफिसर, जो कि आशीष सिंह को यहाँ पर रिप्लेस करेंगी। ठीक है, तो प्रतिभा पाल जो है वो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है और उनका अभी ट्रांसफर कर दिया गया है एज दी IMC कमिश्नर, इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वो कमिश्नर यहाँ पर अभी अपॉइंट हुई हैं और आशीष सिंह जी को वो रिप्लेस करेंगी। ठीक है, सो ये जो व्यक्ति हैं शशांक मिश्रा जी, उनको यहाँ पर अभी एज अ एडिशनल सेक्रेटरी यहाँ पर अपॉइंट किया हुआ है।
ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसने 501 किलो वजन उठाकर डेडलिफ्ट का विश्व रिकॉर्ड अभी बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा हैफ्थॉर जॉनसन। ठीक है, हैफ्थॉर जॉनसन जो है उन्होंने 501 किलो का अभी वजन उठाकर डेडलिफ्ट का जो विश्व रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसको अभी ब्रेक कर दिया है। ठीक है, सो ये जो व्यक्ति हैं हैफ्थॉर जॉनसन, उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी सेट किया है 2 मई को। ठीक है, जहां पर उन्होंने 1104 पाउंड यानी कि 501 केजी का एक जो लिफ्ट है वो यहाँ पर करके बताया था, एंड दिस वाज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, तो 6 फीट 9 इंच लंबे हैं ये जॉनसन। ठीक है, जिन्होंने अभी ये 501 केजी का जो वेट लिफ्टिंग है वो यहाँ पर किया था, 2 सेकंड के लिए उन्होंने उसको पूरा उठा के रखा हुआ था, एंड 2018 में ये वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अवार्ड के भी विजेता जो है वो रह चुके हैं। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं हैफ्थॉर जॉनसन, जिन्होंने ये अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी ब्रेक किया हुआ है। ठीक, आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइव्स 2020 का थीम क्या रहा है। ठीक है, तो इसका थीम रहा है मिडवाइव्स विद विमेन, सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज यूनिट, आवर टाइम इज नाउ। ये जो मिडवाइव्स होती हैं इनका मतलब क्या हो गया कि जो भी महिलाएं या जो भी आपके फीमेल्स है ना, जो कि आपका मतलब किसी वेलफेयर प्रोग्राम में या जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको डिलीवरी करवाने में दाई के रूप में जो काम करती हैं उनको कहा जाता है मिडवाइव्स। ठीक है, तो इनको रिकॉग्नाइज या इनके काम को सम्मानित करने के लिए या इनका जो काम है उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए 5 मई को, हर साल 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइव्स यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग इंटरनेशनल मिडवाइव्स डे भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, सो यहाँ पर ये दिन इसीलिए मनाया जाता है ताकि जो पूरा अवेयरनेस है, ठीक है, उसके बारे में बताया, उसका अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड किया जा सके अबाउट दी हेल्थ ऑफ मदर्स एंड द न्यू बॉर्न्स, कि अगर कोई लेडी है, अगर वो उन्होंने कंसीव किया है या अगर वो से डिलीवरी करने वाली हैं बच्चों की, तो ये बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो स्वस्थ हैं। ठीक है, हेल्थ कंडीशंस उनकी नॉर्मल हैं, और जो नवजात बर्थ ले रहा है, जो नया बच्चा आ रहा है लाइफ में, तो वो भी, उसकी भी हेल्थ कंडीशंस को ध्यान में रखना है और उनका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, तो इनमें ये दाइयों का या जो ये मिडवाइव्स हैं इनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखा जाता है, क्योंकि इनका पूरा का पूरा वर्क इसी के लिए डेडिकेटेड रहता है ना, कि वो जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो नवजात बच्चे हैं उनकी देखभाल करें। ठीक, सो इन्हीं के काम को यहाँ पर सराहते हुए, इंपॉर्टेंस को देखते हुए ये जो दिन है वो मनाया जाता है, दैट इज ऑन 5 मई। सबसे पहले ये मनाया जाना चालू किया गया था 1992 में। ठीक है, उसके बाद में हर साल ये जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मिडवाइव्स है, ये लोगों को अवेयर करते हैं, अलग अलग थीम्स पे काम करते हैं और कुछ अलग अलग कैंपेन्स रखते हैं, जिससे कि इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो बताई जा सके, अवेयरनेस जो है वो की जा सके लोगों में कि किस तरीके से हेल्थ कंडीशंस का ध्यान रखा जाना चाहिए गर्भवती महिलाओं का और नवजात बच्चों का। ठीक है, तो अभी जो 2020 का थीम था वो था मिडवाइव्स विद वुमेन, सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज यूनिट, आवर टाइम इज नाउ, ये इनका थीम रहा है। चलिए, सो आगे अभी हम लोग अभी अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ें, तो ये मैप का क्वेश्चन जो है आपको दिया गया था, जिससे रिलेटेड ये 2 इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड थी। ये एरिया आपको एक पिन किया हुआ है जहाँ पर हमें बताना है कि ये एरिया कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और इसका नाम क्या है। ठीक है, सो यहाँ पर जो 2 रिलेटेड हिंट आपकी दी गई थी वो ये है कि यह मराठा पेशवा बाजीराव की समाधि है, और दूसरा हिंट है कि यह स्थान नर्मदा के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज रावरखेड़ी। ठीक है, रावरखेड़ी ये कहाँ पर है, ये है हमारा खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये जो एरिया है मध्य प्रदेश मैप का, ये आपका खरगोन जिला यहाँ पर आता है, जहाँ पर रावरखेड़ी, ठीक है, जहाँ पर ये जो हमारे मराठा पेशवा बाजीराव हैं इनकी समाधि यहाँ पर देखी जाती है, जहाँ पर 1740 में इनकी समाधि, या जो जब ये शांत हुए थे उनका पूरा जो समाधि है वो यहाँ पर डेवलप किया गया था। ठीक है, सो दैट इज इन द खरगोन डिस्ट्रिक्ट। चलिए, नाउ अब कल के जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिसका एक क्विक रिवीजन हम लोग देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित 2020 वर्चुअल NAM शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, जो हमारा नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट है उसकी जो अध्यक्षता है वो अभी की गई थी अजरबैजान के द्वारा। ठीक है,
अजरबैजान जो कंट्री है उन्होंने इसकी अध्यक्षता दिखाई थी, जहां पर 4 मई को ये समिट रखा गया था और पहली बार मोदी जी जो है इस समिट के हिस्सा बने हैं। इसके पहले ये 2015 में और एक और साल में ये यहाँ पर कंडक्ट किया गया था, जहां पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो उन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। और इस बार पहली बार नरेंद्र मोदी जी इस एग्रीकल्चरल मार्केट समिट में हिस्सा उन्होंने अपना दिखाया है, जो कि होस्ट किया गया था अजरबैजान के द्वारा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि किसने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा गिरिधर आरमने। ठीक है, जो गिरिधर आरमने जी हैं उन्होंने यहाँ पर अभी एज हम कह सकते हैं कि सचिव के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है ऑफ द नेशनल रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, इनके पहले जो व्यक्ति थे उनका नाम है संजीव रंजन और उनको रिप्लेस किया है अभी इस व्यक्ति ने जिनका नाम है गिरिधर आरमने। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने कोविड-19 दिशा निर्देश के तहत गेंद को चमकाने और पसीने के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में अभी ये कंप्लीट बैन कर दिया गया है कि कोई भी क्रिकेट प्लेयर जो है इवन आफ्टर कोविड, है ना, अभी इसको बैन क्यों किया गया है, ताकि कोविड से रिलेटेड जो सलाइवा है वो अगर बॉल पे पड़ेगा तो उसे इन्फेक्शन जो है वो और फैल सकता है। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो बैन का डिक्लेरेशन है वो किया गया था और इवन आफ्टर लॉकडाउन ये चीज बरकरार रहेगी, ये जो बैन है वो रहेगा, जहां पर ऑस्ट्रेलिया में कोई भी प्लेयर बॉल को चमका नहीं सकता है विद द हेल्प ऑफ स्वेट या फिर सलाइवा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने कोविड कथा लॉन्च की है। ठीक है, तो ये की हुई है हर्षवर्धन जी ने। ठीक है, हर्षवर्धन जी जो हैं हमारे मिनिस्टर, उन्होंने यहाँ पर कोविड कथा लॉन्च की है, जहां पर ए से लेकर जेड तक की जितने भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है कोविड से रिलेटेड, कोरोना वायरस की जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो यहाँ पर एक ऑनलाइन मोड पर उन्होंने फ्लोट किया हुआ है जिसका नाम है कोविड कथा। ठीक है, तो 3 मई को ये जो कोविड कथा है उसकी लॉन्चिंग हुई थी, जहां पर जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसका 50वां फाउंडेशन डे था। ठीक है, सो दैट इज द रीजन जहां पर हर्षवर्धन जी ने ये कोविड कथा को लॉन्च किया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस बैंक ने कोविड-19 महामारी के बीच उम्मीद बनाए रखने के लिए हम हार नहीं मानेंगे नामक एक गीत यहाँ पर जारी किया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा HDFC। ठीक है, HDFC ने यहाँ पर ये बोला है कि जितनी बार इनका गाना या जो ये गीत इन्होंने जारी किया है वो फ्लैश होगा सोशल मीडिया पे, उतनी बार ये 500 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो करेंगे PM केयर फंड में। ठीक है, सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है HDFC बैंक के द्वारा, जहां पर एक फंड कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए, मतलब लोगों के बीच में एक पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए और उसी के साथ साथ में एक फंड क्रिएशन को मैनेज करने के लिए ये जो एक इनिशिएटिव है इनके द्वारा किया गया है विद अ सॉन्ग। ठीक है, दैट इज हम हार नहीं मानेंगे। HDFC बैंक के द्वारा इसको रिलीज अभी किया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे गाइस। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग वापस मिलेंगे इसी टाइम पे, जहां पर मैं आप लोगों के लिए कुछ और नए सेट ऑफ क्वेश्चंस लेकर आऊंगी और रिवीजन जो है आज के क्वेश्चंस का वापस से किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी ब्यूटीफुल इवनिंग। जय हिंद।